कंडक्टर, एग्जाम्पल्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, लंबाई इसकी कितनी है 0.4 मीटर। ओके, इज मूव्ड विद स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, मूव किया जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दिया है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। Perpendicular to a magnetic field of intensity 0.9 Weber per meter square. The induced EMF across the conductor, तो ये तो फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं? इस तरह से मान लो दिया हुआ है कोई चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई कंडक्टर है जो लंबवत दिशा में क्या कर रहा है, गतिशील है। ठीक है, तो उस पर इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ का मान क्या होगा? देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, किसी भी चालक, कोई भी चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान हो, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि उसके अंदर जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? एक बात याद रखिएगा, अगर चालक होगा, ये चालक है, ठीक है ना, ये कोई लूप नहीं है, लूप किसे कहते हैं, बंद। अगर लूप होता तो उसमें धारा उत्पन्न होती है ना, लेकिन इसमें क्या उत्पन्न होगा, सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होगा वो ये होता है, E बराबर क्या बोल, फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू L इंटू B L। ठीक है, ये फॉर्मूला। वैल्यू पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है। डी का मान कितना दिया होगा, 0.9, एल की वैल्यू 0.4, और वेलोसिटी कितनी है, कौन सा ऑप्शन आया, 2.52, ऑप्शन डी 2.52। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर? ये लोग तो बताएंगे। बताए तो आप लोगों को नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक में नहीं था इसलिए छोड़ दिया हमने, लेकिन इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिए। कोई भी कंडक्टर जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान होता है तो उसके अंदर जो विद्युत वाहक बल, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बी इंटू वी इंटू एल। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, B क्रॉस B डॉट है। ठीक है ना? देखो एक बात याद रखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या है, अदिश राशि की सदिश राशि, वोल्टेज।
विभव क्या है, सदिश की अदिश? अदिश राशि है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर v क्रॉस b, इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक सदिश आएगा ना, ठीक है। फिर ये सदिश इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो अदिश बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन कई सारा टॉपिक है जो आपके इसमें नहीं दिया हुआ है। टॉर्क भी होता है, लेकिन टॉर्क से रिलेटेड सवाल भी नहीं दिया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पर आए। A metal ring is held horizontally and bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring. The acceleration of the falling magnet. क्या कह रहा है? इस तरह से कोई धातु का रिंग हॉरिजॉन्टली है, धातु का रिंग इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखा हुआ, ठीक है। और एक मैग्नेट जो है इसके ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग की एक्सिस ये है, ये एक्सिस समझ पा रहे हैं। और एक मैग्नेट को ऐसे करके ऊपर से ड्रॉप कराया जा रहा है, ये है मैग्नेट, मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह। क्लियर है? इसको फ्रीली हवा में इस तरह से छोड़ा जा रहा है। क्लियर है? द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट। अच्छा मान लो ये रिंग भी नहीं रहता तो फॉलिंग मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होता है? जी होता है, मुक्त रूप से गिरता ना वो। ऑप्शन के दिया हुआ है मोर देन जी, ऑप्शन बी इक्वल टू जी, ऑप्शन सी लेस देन जी, जी समझ रहे हैं ना, और ऑप्शन डी आइदर ए और सी, आइदर ए और ऑप्शन सी। ए और सी में दोनों कोई भी हो सकता है। तो बोलो क्या होगा, सोचो, कॉन्सेप्ट लगाओ, सोचो। ठीक है, चिंता मत करिए। मान ली यहाँ पे अंग्रेजी में क्वेश्चन था, ठीक है, उतना क्लियर नहीं हुआ, ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल। ये रिंग रखा हुआ इस तरह से हॉरिजॉन्टली और उसके सेंटर के अलोंग एक मैग्नेट को ड्रॉप किया जाता है। तो ये मैग्नेट जो होगा, इस मैग्नेट का त्वरण क्या होगा, मतलब द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट, इस फॉलिंग मैग्नेट का जो त्वरण होगा वो क्या होगा। अच्छा मान लो कुछ भी नहीं रहता तो जी होता ना, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की का जो त्वरण होता तो जी होता, 9.8 होता है कि नहीं। तो अभी भी क्या 9.8 ही होगा या कुछ बदलाव आने वाला है? क्या बोलोगे? उससे कम होगा। जी का मान मतलब एक्सेलरेशन का मान, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन अगर कुछ भी नहीं रहता तो ए बराबर जी होता, ठीक है ना। ये किसे कहते हैं? इसको फ्री फॉल कहते हैं ना भाई, मुक्त पतन। हाँ है कि नहीं। कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, मान लो मार्कर पेन है, छोड़ देंगे तो ये इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? रिंग नहीं रहता तब, रिंग नहीं रहता तब रिंग नहीं रहता तब, है ना। अब देखो क्या हो रहा है। अब ए का मान क्या होगा? एक्सेलरेशन का मान जी से बड़ा होगा या जी से छोटा होगा या दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्यों होगा छोटा? एम जी आएगा सर। हाँ बोलिए, एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन बनाना भी और एक्सप्लेन भी करना है। छोटा क्यों होगा? एक्सेलरेशन का मान जी से छोटा होगा, जो आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए ना। क्या सर रिंग की वजह से। रिंग की वजह से क्यों? क्या इसको रोकेगा वो? क्यों है? क्यों कम होगा? बोलो। देखो खाली ऑप्शन रखने से फायदा है, ये क्वेश्चन तो बहुत जगह मिल जाएगा।
ऑप्शन पता है। ये तो कोई बात नहीं हुई। सर उसको रिंग की तरफ ला रहे हैं ना, तो एम पोल ही रहेगा वहाँ पर। कहाँ पर इनको रहेगा? रिंग में राइट, देखो होगा क्या, होगा क्या, मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास चुंबकीय फ्लक्स तो है। अच्छे से एक्सप्लेन करो। ये मैग्नेट है ना मैग्नेट, तो इसके पास तो चुंबकीय बल रेखा है ना भाई, ये नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। अगर ये फिक्स है मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। क्लियर है? अच्छा, जब ये आ रहा है यहाँ इधर आ रहा है, तो इस कॉइल के रेस्पेक्ट में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बढ़ जाएगा। मतलब बदलेगी ना, बदलेगी, ठीक है ना। जब मैग्नेट दूर में था तो फ्लक्स कम था, यहाँ पर इससे क्रॉस हो रहा था फ्लक्स का। जैसे 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 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है ना, और जब एकदम नजदीक आ जाएगी तो बल रेखाओं की संख्या और बढ़ जाएगी। क्या मतलब? बदलाव हो रहा है फ्लक्स में। फ्लक्स में बदलने की वजह से इसमें करंट आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा करंट? सिंपल सी बात है। बगैर कोई बैटरी के इसमें करंट आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्या, इसका त्वरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो लेंज लॉ के हिसाब से जैसे नॉर्थ पोल बना, तुरंत इसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा कि नॉर्थ पोल बनेगा, सामने वाला ऊपर वाला भाग, देखो इस मोबाइल का ये वाला भाग नॉर्थ पोल बनेगा, और ये क्या बन जाएगा? साउथ पोल। अरे बात समझ में? और देखो ये नॉर्थ आ रहा है और सामने में क्या होगा? नॉर्थ। तो रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा? जाहिर सी बात है, जब रिपेल करेगा तो इसका एक्सीलरेशन घटाएगा ना। क्या त्वरण का मान क्या होगा? कम होगा। एक्सीलरेशन का मान क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 है, An electron moves on a straight line path x y as shown in figure। मान लो ये कोई डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन है कोई, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से जा रहा है ऐसे करके, ये y, ये x y कोई रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। लूप है ये A B C D। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझो। ये इलेक्ट्रॉन है, आता है इलेक्ट्रॉन इसके बगल से होकर गुजर रहा है। हाँ? An electron moves on a straight line path xy as shown. The ABCD is a coil adjacent to the path of electron। बगल में ठीक उसके। What will be the direction of current, if any, induced in the coil? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें से करंट इंड्यूस्ड होगा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके बगल में मूव करे तो? इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो इस कॉइल में धारा उत्पन्न होगी या नहीं होगी? आंसर हो गया। तो क्यों होगी भाई? पहले तो ये जवाब दे दो क्यों होगी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, नो करंट इंड्यूस्ड, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा, अगर करंट इंड्यूस्ड होता है तो डायरेक्शन होगा ABCD। तीसरा, और अगर करंट इंड्यूस्ड होता है तो डायरेक्शन होगा ADCD। समझ में आ रहा है? और ऑप्शन डी दिया हुआ है, द करंट विल रिवर्स। The current will reverse its direction the current will reverse its direction as the electron goes past the coil, as the electron goes past the coil। क्या कह रहा है भाई? सोचो।
सबसे पहले ये, हाँ वो क्या कह रहे थे, अगर करंट इसके बगल से क्रॉस करता है तो क्या कॉइल में धारा उत्पन्न होगी? ये भी तो ऑप्शन में सिंपल सा सवाल पूछ सकता है आपसे, क्या धारा बन सकती है कॉइल में? नहीं बन सकती, ऑप्शन सीधे ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो बगल से गुजर रहा है, उसमें करंट कैसे आएगा? क्या है ना, क्या कोई बता सकते हैं? बोलो। सबसे पहले तो पहला ही ऑप्शन समझना है हमको। अगर करंट नहीं बनती है तो बी सी और डी का कोई मतलब नहीं है, सीधे ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो पहले ये इस पर डिस्कस करें कि क्या करंट बनेगा कॉइल के अंदर। अच्छा सुनो, अगर मान लो यहाँ पर कोई तार रहता और उसमें करंट फ्लो करता, तब क्या इसमें हाँ सोच लो, देखो ठीक है, ये भी कहना सही है, अगर मिटा देना जरा हम। मान लो ये कोई वायर है जिसमें 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो अगर कहें कि बगल वाले कॉइल में क्या करंट आएगा, इंड्यूस करंट? क्या आंसर आपका है? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बनेगा ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वेरी गुड। बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ, है ना, और यहाँ क्या होगा? अंदर की ओर होगा, ठीक है। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, ये कॉइल रखा हुआ, इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, लूप है। कैसे आएगा सर? वो तो उसमें जुड़ा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है, कल हम लोगों ने इतना डिस्कस किया। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों बनेगा? क्या इसमें से यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है? अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ दे, इस कॉइल के अंदर जो है इंड्यूस्ड करंट आएगा या नहीं, या डायरेक्शन क्या होगा अगर आएगा तो देखो, सबसे पहले एक 2 एम्पीयर दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं दिया है, करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसका मतलब करंट कांस्टेंट है। बोलो है कि नहीं? करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बना रहा है चारों तरफ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? कांस्टेंट। और भी होगा कांस्टेंट, हाँ, एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं। अरे बात समझ में? मतलब इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, मान लो अगर ये वेरिएबल रहता, मान लो अगर ये चेंजिंग रहता, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लिखे होता ना, तब तो बदलता, फील्ड है कि नहीं है, और फील्ड बदलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज होगा और इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। ओके, उस केस में इसमें करंट आएगा, डायरेक्शन भी होगा, ये हम लोगों ने कल देखा। अब आइए इस पर, इलेक्ट्रॉन इसके बगल से गुजर रहा है, ठीक है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन के गुजरने से क्या इसमें से करंट आएगा कॉइल के अंदर? गुजर रहा है ना सर? एक बात तो याद रखिए, करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव क्या कहते हैं? और ये मत सोचो एक इलेक्ट्रॉन है, अरे एक भी इलेक्ट्रॉन है तब भी करंट बनाएगा, है कि नहीं है? 1000 इलेक्ट्रॉन रहे या 1 करोड़ रहे या 1 रहे, करंट तो बनेगा। हरी बात समझ में? तो इसका मतलब यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले वायर में माना जा सकता है, और करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। होता है कि नहीं होता है? चलो, ये तो हो गई बात। अब इसमें ये सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट बन रहा है, ठीक है, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट आ सकता है कि नहीं? इंड्यूस्ड करंट आने के लिए फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है कि नहीं है? तो इसमें आपको सोचना है क्या फ्लक्स में चेंज होगा? सबसे पहले तो ये हो गया कि ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट आएगा, है ना, करंट आएगा, लेकिन करंट आने के लिए, हाँ वही कह रहे थे, अभी हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, करंट जो आएगा वो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से आएगा, ठीक है ना। तो क्या फ्लक्स में चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव आ रहा है? आ रहा है बदलाव,
बोले कैसे? तो मुझे करंट अच्छा, सोचो। ये वाला सोचो, सोचो। वेरिएबल है सर। वेरिएबल है ना, वेरिएबल क्यों है वेरिएबल, ये तो बताना। बोलो क्यों है वेरिएबल? देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब था, सोचो जरा, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मूव कर रहा भाई, कॉइल वहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इस कॉइल के रेस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, हम यहाँ पर किसी एक बिंदु को ले लेते हैं पॉइंट बी पर, मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा कुछ ना कुछ। हाँ करंट यहाँ पर है, मूव कर रहा है, तो इस धारा की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, करंट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, क्या यहाँ फील्ड का मान वही रहेगा या चेंज होगा? होगा कि नहीं चेंज? जैसे ही करंट जो इलेक्ट्रॉन जो है इसके नज़दीक आ जाएगा, ऐसी बात है, फील्ड का मान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जब से क्लोजेस्ट पॉइंट पर होगा तो वहाँ फील्ड अधिकतम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये बात तो क्लियर हो गई, करंट इंड्यूस होगा। ठीक, अब रही बात एबीसीडी डायरेक्शन में होगा या एडीसीडी डायरेक्शन में होगा, या ये क्या कह रहा है इसके अनुसार होगा, तो ऑप्शन जो है डी होगा। लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी है ना, आप समझ चुके आधी बात। देखिए इसमें कह रहा है यही बात, द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, यानी करंट होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। देखो जब इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जा रहा होगा तो करंट की दिशा एक दिशा, करंट इसमें फ्लो होगा, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज होना शुरू। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर है तो फील्ड का मान क्या है, कम है, और जैसे जैसे नजदीक जा रहा है वैसे वैसे फील्ड का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आरी बात समझ में? सर वहाँ पे करंट वेरिएबल कैसे वो क्या कर? वहाँ जो करंट बनेगा सर, हाँ, वो वेरिएबल है, समझ नहीं पाया, कांस्टेंट पता नहीं चल रहा वेरिएबल कैसे होगा। क्या वेरिएबल? ओ ये देखिए, इसको और अच्छे से समझिए। हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन जब उधर जा रहा है, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जब कॉइल के पास जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, बोलो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि वो फ्लक्स को घटाना चाहेगा, ऐसे समझो, बोलो होगा कि नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉन कॉइल की तरफ जा रहा होगा तो फ्लक्स में क्या वृद्धि हो रही होगी ना, हो रही होगी ना, और कॉइल के अंदर धारा इस तरह से उत्पन्न होगी लेंस के हिसाब से कि वो बढ़ते हुए फ्लक्स का विरोध करेगा। आगे बात समझ में? उसके बाद जब वो कॉइल से दूर जा रहा होगा, जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन जब क्या हो रहा होगा, दूर जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो दूर जा रहा है, तो अब इस फ्लक्स में कमी हो रही है, बोलो हो रही नहीं हो रही है? फ्लक्स में क्या हो रही है, तो कमी हो रही है। तो लेंस के हिसाब से कॉइल के अंदर धारा इस तरह से होनी चाहिए कि वो बढ़ते हुए घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन बदल जाएगा। क्लियर है? अगर इस जब घटाना चाह रहा है तो मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये, और जब बढ़ाना चाहेगा उसी कॉइल में तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन चेंज कर लेगा अपना। हर बात समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कॉइल के नजदीक जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और जब फ्लक्स कॉइल से दूर जा रहा है तो उस टाइम में क्या हो रहा है, फ्लक्स। जाहिर सी बात है अपना डायरेक्शन फट से चेंज करेगा।
आगे बढ़े। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ, अच्छा सोलेनॉइड के अंदर जो है जो तीव्रता होती है उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया गया, नहीं पढ़े सोलेनॉइड परिणाम क्या, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो नहीं पढ़े हैं उसको डिस्कस करने में टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्या होता है इसका मीनिंग? सोलेनॉइड परिणामिका, किसी भी परिणामिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। ठीक है, म्यू नॉट तो समझ रहे सब लोग। एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड के अंदर, परिणामिका के अंदर फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या, और आई क्या है, परिणामिका से बहने वाली धारा। ठीक है, तो किसी भी परिणामिका के अंदर तीव्रता का मान ये होता है। ठीक है, क्योंकि इसको डिस्कस हम लोगों ने नहीं किया है इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर रहे हैं, 5 पर आता है। चलो, इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कोई कॉइल है जिसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम, द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, इट्स शोन इन फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, फिगर में दिया हुआ है टाइम एक्सिस हो गया, इधर करंट दिया हुआ है एम्पियर में, और इस तरह से कोई ग्राफ बनाया हुआ है जो बता रहा है करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये है 0.1 और यहाँ पर ये है 4। तो ठीक है, करंट और टाइम के बीच जो है इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, समझ में आ रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 8, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 6 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 4 है ना, 4। सोचो तो क्या होगा, ये सूत्र आप देख लीजिए। आई और टी दिया हुआ है ना, आई टी ग्राफ है ये, है कि नहीं है? धारा और टाइम का ग्राफ है कि नहीं है? धारा वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो धारा वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो ये कौन सी वैल्यू देगा भाई? वेग समय ग्राफ का मान जो है दूरी देता है कि नहीं देता है? कैसे देता था? मान लो कोई ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर, इधर वेलोसिटी है, ठीक है? मान लो 4 है मीटर पर सेकेंड में, और ये मीटर में, हाँ, यहाँ पर मान लो 8 मीटर। कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है और ग्राफ उसका इस तरह से दिया हुआ है। तो पार्टिकल द्वारा तय किया गया, तो ये समय है, मान लो सेकेंड। तो वेग समय ग्राफ किसका मान देता है?
डिस्प्लेसमेंट का, जैसा है ना, ऐसे देखिए डिस्प्लेसमेंट दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। यहाँ देखो वेलोसिटी और टाइम, अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या क्या चाहिए होगा, लंबाई का चौड़ाई है कि नहीं है, देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है कि नहीं है, डायरेक्ट 4 × 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का मतलब क्या हुआ 4 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, और टाइम का मतलब कितना हुआ 8 सेकंड, देखो सेकंड सेकंड कटेगा 32 मीटर आया कि नहीं आया, कुछ उसी तरह का ग्राफ यहाँ पर भी है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल अगर ऐसे रहता है, ऐसे मूव कर रहा हो, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है और यहाँ पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो एरिया अंडर बी की कर, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया, फिर उसका क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई कर देंगे, निकल जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो यहाँ पर भी है, ये जो एरिया होगा, ये एरिया कौन चीज किस चीज़ का मान देगा, आवेश का। देखो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है कि नहीं होता है, क्यू बराबर क्या होता है, तो आई और टी को दिया हुआ है, क्यू निकलेगा, आई दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है, तो क्यू निकल सकता है कि नहीं। तो आवेश क्या होता है, आई टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आवेश होता है, ठीक है। आई टी कर्व का जो क्षेत्रफल है वो आवेश का मान देगा, सिंपल सी बात है जो दिखाई दे रहा है। आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुना समय, तो धारा और समय तो दिया हुआ है, तो पहले आवेश निकाल लिया जाए। आवेश की वैल्यू कितनी हो गई, धारा 4 एम्पियर और समय है 0.1, ठीक है ना, तो कितना हो गया 0.4 कूलम हो गया कि नहीं हो गया, इतना कूलम आवेश वहां से प्रवाहित हो रहा है उस कॉइल में से। अब क्या करेंगे बताओ, चेंज इन फ्लक्स निकालना है, कुछ फॉर्मूला याद है, बोलो क्या था फॉर्मूला, फ्लक्स और आवेश के बीच में, चेंज इन फ्लक्स और आवेश के बीच में, U इक्वल टू, हाँ बोलिए, ये डिराइव किया हुआ था ना, यही था ना, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न, इसमें है जिक्र किया हुआ है नंबर ऑफ टर्न का, नहीं है तो मतलब 1 नहीं है, मतलब क्या हुआ 1, जीरो नहीं कर देना है, अगर नंबर ऑफ टर्न का जिक्र नहीं है दैट मींस के सिंगल कॉइल अमाउंट, हाँ, एन का मान 1 पुट कर दिया, डेल्टा फाई तो निकालना ही आपको, क्यू का मान तो निकाल चुके ना 0.4 और आर का मान दिया हुआ है 10, सही है। तो चेंज इन फ्लक्स का परिमाण कितना आ गया बताओ, 10 चुके 40, 4 हुआ कि नहीं, ऑप्शन डी, उसमें क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना सर, ओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, बिल्कुल सही है। आई टी कर्व का क्षेत्रफल मतलब कितना होगा, क्षेत्रफल में त्रिभुज है ना, यहाँ पर हमने गलती की है, इसको सुधार लिया जाए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल के हिसाब से हमें लेना है, हाँ वो आयत वाला आ गया था, तो हाफ इंटू आधार किसको मान लो, किसी को मान लो 0.1 को मान ले, तो होगा ना 0.1, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1 होगी, और हाइट कितना हो जाएगा 4 - 0 मतलब 4 होगा, तो हो गया यहाँ पे 2 ना, 0.2 सही है, क्यू का मान पुट करें 0.2, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी होगा, सही है। क्या कोई दिक्कत वाली बात, ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, इंड्यूस्ड आवेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल वही है, आवेश के बारे में ही बताया गया है, तो फॉर्मूला ही यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्यू बराबर डेल्टा फाई बटे आर होगा ना, ऑप्शन बी होगा, डेल्टा फाई बाई आर आवेश का मान।
आगे बढ़े? नहीं बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 6 आइए। सिक्स तो हो जाएगा 7। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field. D का मान यूनिफॉर्म है, X समान 0.04 टेस्ला, ठीक है ना? यूनिफॉर्म मतलब क्या? कांस्टेंट with its plane perpendicular to the field, ठीक है? सर्कुलर लूप और फील्ड के बीच, मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना? हाँ ओके, चलिए दिमाग में रखना चाहिए। मतलब एरिया वेक्टर जीरो, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? फील्ड के अलोंग होगा, ठीक है ना? क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में क्या होगा? पैरेलल। चलो ठीक है, अधिकतम फ्लक्स गुजर रहा होगा with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at the rate 2 millimeter per second. 2 millimeter per second. क्या कह रहा है भाई? ये जो लूप है, ये लूप लगातार क्या हो रहा है? घटने लगा, मतलब एरिया चेंज हो रहा है। जब रेडियस चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा? अब फ्लक्स में परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? एरिया में चेंज हो गया तो फ्लक्स में चेंज होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा? यस। इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये मतलब कोई रिंग था, जो रिंग जिसकी जो त्रिज्या है वो लगातार क्या हो रही है? घट रही है। क्वेश्चन कैसा बनाया गया है, ठीक है ना? वो जो रिंग है वो किसी तरह से क्या हो रहा है? उसका सिकुड़ रहा है, ठीक है? तो सिकुड़ेगा तो एरिया क्या होगा? चेंज हो रहा है, कम हो रहा है ना एरिया, तो मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, तो अब इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ओके, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर विल बी, तो कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना होगा जब रेडियस जो है, जब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो। The radius of the loop starts shrinking at 2 millimeter per second, ठीक है? The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter will be, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फाई बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो कर दें? हाँ, फाई बराबर बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कॉस जीरो 1, ठीक है? डी फाई बाई डी टी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, टी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं ना? इधर भी करना है, डी बाई डी टी करना होगा ना? डी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो डी फाई बाई डी टी है, ये क्या है? विद्युत वाहक बल है ना? और यहाँ देखो जो कांस्टेंट है बाहर -0, ठीक है? डी और पाई बाहर आ जाएगा, बी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करो आर स्क्वायर को, हाँ तो कितना हो जाएगा ये? 2r और फिर dr। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात
माइनस पे यहाँ करना है, ये फॉर्मूला आ गया नहीं बी इंटू पाई टू आर डी आर बाई डी टी। अब जो कुछ वैल्यूज दिया हुआ होगा आपका, ई का मान निकालना है हमको, माइनस बी आंसर किसके फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में है शायद आंसर, है ना। पाई को रहने दिया जाए। ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ है 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट, 4.8 पाई माइक्रोवोल्ट, 0.8 पाई माइक्रोवोल्ट और 1.6। सॉल्व करिए देखिए कितना आ रहा है, पाई माइक्रोवोल्ट। ये आ गया समझ में। हाँ सर। बी का मान दिया हुआ है 0.04, पाई को रहने दिया जाए इंटू 2 इंटू रेडियस कितना बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, 2/100 कर दें। देखो ये क्वांटिटी क्या चीज़ है, डी आर बाई डी टी क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तो दिया हुआ है, इस हिसाब से घट रहा है ना। 2 मिलीमीटर पर सेकंड घट रहा है, हर सेकंड कितना घट रहा है 2 मिलीमीटर, तो मतलब डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या चीज़ दिया हुआ है डी आर बाई डी टी। तो मतलब ये फॉर्मूला आपको जब पता रहेगा तब आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मिलीमीटर घट रहा है, मिलीमीटर को चेंज कर दो मीटर में, माइक्रो 2 मिलीमीटर माइक्रो का है 10 पर पावर -3 में क्या 2 गुना 10 पावर -3 पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, सर और माइनस लगा दो माइनस फॉर्मूला में डी फाइव बाई डी टी माइनस में होता है, डी फाइव बाई डी टी ई बराबर क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, तो डी फाइव बाई डी टी बराबर माइनस नहीं आ जाएगा ई। लेंज के करेक्शन के बाद क्या हो गया था माइनस डी फाइव बाई डी टी होता था ना, तो डी फाइव बाई डी टी बराबर माइनस ई नहीं हो जाएगा। 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट। 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट। सबका आ गया, ठीक है, माइनस में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट, ठीक है। चलिए आज इतने रखें, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करें खुद से, उधर बना है सर। बना है ना, गुड।